तो बच्चों आपके सामने आ चुका है एसएससी जीडी 2023 का एक प्रॉफिट लॉस का आसान सा क्वेश्चन। नमस्ते बच्चों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने तक्षशिला परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों आपके सामने जितने भी क्वेश्चन में आपके प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी जीडी का हो, ये एसएससी जीडी के लिए तो हेल्पफुल रहने वाले हैं। लेकिन बच्चों जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है, मतलब नोटिफिकेशन है, वो आने वाला है। तो एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये यूपी पुलिस के लिए भी उतने ही कारगर साबित हो गए। ठीक है बच्चों, क्योंकि 5 साल बाद जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो हो सकता है इस बार जो है यूपी पुलिस का जो लेवल होगा मैथ का, वो थोड़ा सा हाई हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमें हर तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का नगद अंतर 5 रुपए है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको जो है प्रॉफिट लॉस के थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिएगा अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस में बच्चों टोटल 4 वेरिएबल है आपके सामने। एक तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, और एक होता है बच्चों एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सीपी का मतलब क्या होगा कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा कि जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हो, यानी कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए किया गया कुल खर्च ही क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है बच्चों, सेलिंग प्राइस का मतलब यानी कि विक्रय मूल्य, इसका मतलब होगा बच्चों कि जिस कीमत पर आप अपनी किसी वस्तु को बेचते हो तो वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। और इन दोनों के बीच की कहानी हमेशा क्या बनती है बच्चों, एक प्रॉफिट बनेगी यानी कि लाभ बनेगी, और एक लॉस बनेगी यानी कि हानि बनेगी। ठीक है, अगर बच्चों में प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य में आप प्रॉफिट ऐड करके सीपी यानी कि एसपी निकाल सकते हो। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो क्या निकलेगा बच्चों, एसपी निकलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर क्रय मूल्य में से लॉस को माइनस कर दिया जाए तो लॉस को माइनस करने पर क्या निकलेगा बच्चों, एसपी निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि ये 20 रुपए का मार्कर था और मैंने इसको बेच दिया 5 रुपए का, मुझे फायदा हुआ, तो 20 में आप 5 जोड़ोगे तो 25 रुपए में आपने इसको बेच दिया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि ये 20 रुपए का मार्कर अगर मैं 5 रुपए के नुकसान पर बेच दूं तो कितने में बेचा गया, तो 20 - 5 = 15, यानी कि 15 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो हमेशा बच्चों प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो कैलकुलेट होगा हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। यानी कि जब तक हमारे क्वेश्चन में यह बात मेंशन नहीं की गई कि प्रॉफिट हमें एसपी पर लेना है, तब तक हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस को सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो अगर मैं बात करूं सीपी की, भाई किसी भी वस्तु को अगर आप खरीदते हो तो हमेशा 100% मूल्य 100% दाम देकर आप उसको खरीदते हो, यानी कि हम सीपी को हमेशा 100% मानकर चलते हैं। लेकिन हमने किसी वस्तु को मान के चलो 100% में खरीद लिया और आप अब इसको चाहते हो बेचना, और आप ये चाहते हो कि मुझे 20% का फायदा हो, तो 100% में खरीदने के बाद अगर 20% का फायदा चाहते हो बच्चों तो आपको 120% में बेचना पड़ेगा, यानी कि 100 में 20% जोड़कर 120% में बेचना पड़ेगा। अगर मान के चलो आपको 25% का नुकसान होता है तो इसका मतलब 100% में आपने उस चीज को खरीदा और 25% के नुकसान पर बेचा गया, तो इसका मतलब आपने उसको 75% में बेच दिया। यानी कि सीपी को हमेशा आपको 100% मानकर ही चलना है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपको इतनी बात पता है तो आप अब इस क्वेश्चन को सेकंडों में अंजाम दे सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का नगद अंतर 5 रुपए है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें। तो बच्चों जो 5 रुपए दिया हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि आपसे लास्ट में केवल अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात बच्चों हम परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में 5% का लाभ और 10% का लाभ हुआ। अगर हमने किसी वस्तु को 100% में खरीदी थी और आप 5% के फायदे पर बेचते हो, तो क्या आपने उसको 105% में नहीं बेचती? आप कहोगे सर बिल्कुल। और उसी वस्तु को अगर आप अब 10% के फायदे पर बेचते हो तो इसका मतलब आप उस वस्तु को 110% में बेच रहे हो, तो इसका मतलब दूसरा जो विक्रय मूल्य बनेगा बच्चों वो 110 बनेगा। क्लियर हुई बात? और ये SP1 है
ये SP1 यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पहले वाला, और ये SP2 है बच्चों, ठीक है। और इन्हीं का बच्चों आपको निकालना है विक्रय मूल्य अनुपात, यानी कि विक्रय मूल्यों का निकालना है अनुपात। तो 5 से सिंप्लीफाई कर दोगे 21 पंजे 105 और 22 पंजे 110। तो बच्चों यहां पे जो रेशो निकला वो 21:22 निकला, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाता है बच्चों वो बी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका बच्चों, ये एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, ठीक है। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। चाहे वो यूपी एसआई का क्वेश्चन हो, चाहे वो यूपी पुलिस का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, मेंसुरेशन हो जाती है हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में गोले का जिक्र है, यानी कि जो 3D ये गोला जो होता है 3D में आता है, 3 डायमेंशनल, ठीक है बच्चों। चलिएगा अगर मैं गोले यानी कि स्फीयर के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहां पे बच्चों कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों ही पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहलाएगा और वो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहलाएगा, क्योंकि किसी भी गोले के लिए CS से और TS से इक्वल होता है, CS से और TS से बच्चों इक्वल होता है, जबकि अर्धगोले के लिए CSA का फॉर्मूला अलग है और TSA का फॉर्मूला बच्चों अलग है। तो अगर मैं बात करूं केवल गोले की, तो गोले का कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 4πr²। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा जो डिपेंड करता है बच्चों त्रिज्या के वर्ग पे डिपेंड करता है, अर्थात 4π पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट वैल्यू है। 4π क्या बच्चों एक स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, समान रहता है हमेशा, जबकि त्रिज्या अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है, यानी कि ये क्या होता है बच्चों वेरिएबल का काम करता है त्रिज्या, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी अगर त्रिज्या में 5% की वृद्धि करते हैं तो त्रिज्या में करते हैं बच्चों 5% की वृद्धि, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी क्वेश्चन में ये कहा गया। तो आपको हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी एरिया में वृद्धि की बात करता है बच्चों तो हमेशा आपको जो है सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना है और सेकंडों में अपने उत्तर पे चले जाना है, ठीक है। सक्सेसिव हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, ठीक है बच्चों। चलिए तो सक्सेसिव क्या होगा समझते हैं भाई। सक्सेसिव का फॉर्मूला A + B + AB बटा 100, ये सक्सेसिव परसेंटेज का बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो R² का मतलब त्रिज्या बच्चों यहां पे कितनी है 2, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, तो यानी कि ABR है और BBR है, तो 5% की वृद्धि की गई, तो 5 + 5 + 5 × 5 बटे 100, ठीक है बच्चों। तो 5 + 5 बच्चों 10 और 5 बन जाए 25 बटा 100 यानी कि 0.25, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा बच्चों वो 10.25% बनेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए इतना लिखा गया, जबकि इतना लिखना भी नहीं है, हम सेकंडों में मन में मेंटली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि 5 + 5 10, 5 × 5 25 बटा 100 यानी कि 0.25, ठीक है। 10.25 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है बच्चों। चलिएगा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और फिर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। ऑप्शन ए 4000 मीटर, ऑप्शन बी 6400 मीटर, ऑप्शन सी 5600 और डी बच्चों 4800 मीटर। तो बात को समझते हैं बच्चों, पिक्चर क्या है इस क्वेश्चन की उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का क्या करता है पीछा करता है। मान के चलो बच्चों यहां पे है पुलिस,
और यहां पे बच्चों है चोर यानी कि थीफ। पुलिस वाले की चाल बच्चों 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चोर की चाल दे रखी है बच्चों 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर जो है पुलिस वाले से 800 मीटर की दूरी पर है, 800 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या होगा बच्चों कि जब चोर यहां पे था और पुलिस वाला यहां पे था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 800 मीटर है। तो जैसे ही पुलिस वाला भागना शुरू करता है तो चोर भी तो भागेगा भाई, चोर भी तो भागेगा कि नहीं। अब क्वेश्चन में ये कहा कि बताइए पुलिस वाले के द्वारा चोर को पकड़ने में कितनी दूरी तय की गई, इतनी सी बात ये कही गई। ठीक है, तो जैसे ही पुलिस वाला भागता है बच्चों तो चोर भी भागना स्टार्ट कर देता है, चोर भी इस तरीके से भागना स्टार्ट कर देता है। तो मान के चलो बच्चों कि चोर को जो है पुलिस वाले ने इस पॉइंट पे जाकर धर लिया, बात समझ में, यहां पे पकड़ लिया। ठीक है, अब समझते हैं भाई। तो पुलिस वाले के द्वारा चोर को पकड़ने में तय की गई दूरी बच्चों कितनी होगी, ये यहां से लेकर यहां तक दूरी होगी। ठीक है, जबकि चोर केवल यहां से लेकर यहां तक ही चला। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पुलिस वाले के द्वारा चोर को पकड़ने में चली गई दूरी ये होगी और चोर के द्वारा बच्चों केवल इतनी दूरी तय की गई। यानी कि जितने समय में पुलिस वाला इस पॉइंट पर पहुंचता है ठीक उतने ही समय में चोर केवल यहां पे पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है वो दोनों का कांस्टेंट है, और अगर टाइम दोनों का कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब ये होगा कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही बच्चों स्पीड का रेशियो होगा। यानी कि डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अगर आपको इतनी नॉलेज है तो अब इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी नहीं है, सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि यहां पे टाइम कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो बच्चों 8 से 7 है, तो इसका मतलब पुलिस वाले के द्वारा चली गई जो दूरी होगी बच्चों वो 8 यूनिट होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि चोर के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी बच्चों, ये 7 यूनिट होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, 7 यूनिट होगी। ठीक है, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस 8 है और ये 7 है। तो 8 में से अगर मैं ये 7 कम कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस बच्चों 1 यूनिट बचती है, जबकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है बच्चों 800। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 800 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों 800, और हमें निकालना है 8 यूनिट की वैल्यू। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 800 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 64 यानी कि 6400 मीटर, यानी कि 6400 मीटर। तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले के द्वारा तय की गई कुल दूरी बच्चों 6400 मीटर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को करो, आप जो है रिलेटिव स्पीड का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट बच्चों में पिछली क्लास में जब डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन आया था तो उसमें डिस्कस कर चुका, ये वाला तरीका भी और रिलेटिव स्पीड वाला तरीका भी। तो आप जो है रिलेटिव स्पीड का अप्रोच लगा के कंसेप्ट लगाकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप पिछली क्लास में जाओ और वहां पे देख लेना किस तरीके से मैंने रिलेटिव स्पीड का प्रयोग करके इस टाइप के क्वेश्चन को किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। ये सेकंडों वाले सवाल चल रहे हैं बच्चों, क्योंकि कोई ज्यादा टफ या हार्ड सवाल जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते, नॉर्मल सवाल है, सभी बच्चे कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी तो मिल जाए लेकिन बिना मेहनत करे मिल जाए, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। पढ़िए भाई बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया कि 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। तो इसका मतलब हमें पहली 2 लाइन में ही ए और बी की जो एफिशिएंसी है, जो पावर है, जो ताकत है, वो सब बता दी। ठीक है, कि ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो ताकत है, वो 1 घंटे में 5 कुर्सियों को पेंट करने की है। ठीक है, तो ए जो है 1 घंटे में बच्चों 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में कर सकता है बच्चों 3 कुर्सियों में पेंट। तो इसका मतलब ये ए और बी की इफिशियंसी दे रखी है 1 घंटे की। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में कहा गया निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। भाई ए अकेला 1 घंटे में 5 कुर्सी पर पेंट करता है और बी अकेला 1 घंटे में 3 कुर्सी पर पेंट करता है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में पेंट कितना होगा बच्चों, 8 यूनिट पर घंटा। 8 यूनिट या 8 कुर्सी पर घंटा, 1 घंटे में पेंट होगा 8 कुर्सियों पर।
8 चेयर पर घंटा। क्लियर हुई बात? तो 1 घंटे में 8 कुर्सियों पर पेंट कर सकते हैं दोनों मिलकर, लेकिन हमें करना है बच्चों 40 कुर्सियों पर पेंट। तो 40 कुर्सियों पर पेंट करने के लिए कितना समय लगेगा भाई? 1 घंटे में 8 कुर्सी पर पेंट होता है, तो 40 कुर्सियों में कितना समय लगेगा? 8 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर 5 घंटे लगेंगे दोनों को। तो ए और बी दोनों मिलकर 40 कुर्सियों को 5 घंटे में पेंट कर सकते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए आप तब तक अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 टाइम एंड वर्क से ही है, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन में कहा गया आकाश एक कार्य को, और अल्टरनेट डेज वाला जो क्वेश्चन है बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में भी पूछे गए थे। ठीक है, तो ये जो टाइप है बच्चों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता नहीं कब कौन से वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी कार्य करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करते हैं। तो जो शुरुआत हुई कार्य की वो आकाश से हुई। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया आकाश कि ए फॉर आकाश, मान लो कि आकाश जो है 21 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है, जबकि दिया, डी फॉर दिया, मान लो दिया जो है उसी कार्य को 63 दिन में कर सकती है, 63 दिनों में कर सकती है। तो समान कार्य को पूरा करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात करें जबकि ये बारी बारी से काम करते हो। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, सबसे पहले आपका जो कर्म होगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? टोटल वर्क निकालोगे कि काम आखिरकार है कितना। बात समझ में आई? तो जो टोटल काम होता है बच्चों वो नंबर ऑफ डेज जो दिए जाते हैं उन्हीं का एलसीएम ही हम टोटल वर्क को मानते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अगर मैं बात करूं 21 दिन और 63 दिन का जो एलसीएम बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? आप कहोगे सर 63 ही बनेगा। इसका मतलब 63 यूनिट ये टोटल वर्क है। 63 यूनिट क्या है बच्चों? ये टोटल वर्क निकाल लिया कि भाई टोटल वर्क कितना है? 63 यूनिट है, हमें इतना काम करना है, ये 63 कुर्सी बनानी है एक तरीके से मान लो। ठीक है, चलिएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ए 21 दिन में 63 कुर्सी बना सकता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? तो आप कहोगे सर 21 से डिवाइड कर दो, 21 से 63 यानी कि 3 कुर्सी बनाएगा भाई एक दिन में। तो ये एक दिन का काम आ चुका ए का यानी कि आकाश का, कि आकाश एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं दिया की बात करूं तो दिया बच्चों 63 दिन में 63 ही कुर्सी बनाएगी, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी? तो बच्चों एक दिन में बनेगी 1 कुर्सी, 1 यूनिट पर डे। बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि ये बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं यानी कि आकाश से काम शुरू करते हैं। ठीक है ना, आकाश काम को शुरू करते हैं और बारी बारी से करते हैं। तो इसका मतलब अगर पहले दिन आकाश गया तो वो 3 कुर्सी बना के आया, अगले दिन फिर जो है दिया गई तो वो 1 कुर्सी बना के आई। इसी तरीके से बच्चों क्रम चलता रहेगा, फिर आकाश का नंबर आएगा, फिर दिया का नंबर आएगा, फिर आकाश का नंबर आएगा, फिर दिया का नंबर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये कार्य रिपीट होता चला जाएगा इस तरीके से। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि पहले दिन आकाश गया 3 कुर्सी बना के आया, अगले दिन जो है दिया गई तो 1 कुर्सी बना के आई, तो 3 और 1 4, तो यानी कि 4 यूनिट काम जो है ये टोटल 4 यूनिट काम कितने दिन का हुआ? आप कहोगे सर ये 2 दिन का काम हुआ। ये कितने दिन का काम हुआ बच्चों? ये 2 दिन का काम हुआ। क्लियर हुई बात? तो टोटल जो है 4 यूनिट काम 2 दिन का है। आपको बताना है कि 63 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है बच्चों? 4 का ऐसा मल्टीपल देखो जो 63 के नजदीक हो। आप कहोगे सर 4 का मल्टीपल होता है 60 जो 63 के नजदीक है। बात समझ में आई? ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई बच्चों 15 में कर दोगे, 15 साइकिल जो है 2-2 दिन की पूरी कर दोगे आप। ठीक है ना, तो 15 चौका 60, तो 60 यूनिट जो काम होगा, 60 यूनिट जो काम होगा तो 15 दूनी 30, तो 30 दिन में बच्चों ये 60 यूनिट काम पूरा हो चुका। 30 दिन में 60 यूनिट काम पूरा हो चुका। आप जो है 64 भी ले सकते थे, फिर वहां पे हमें टाइम को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया 15 का गुणज लिया, यानी कि 15 चौका 60, 60 यूनिट काम जो है 30 दिन में हुआ। अब ये 30 दिन में काम पूरा यहां तक हो चुका, लेकिन काम करना है बच्चों कितना? 63, यानी कि अभी 3 काम और बाकी है। तो नंबर फिर से किसका है बच्चों? आकाश का आया, और आकाश जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो 3 यूनिट काम जो है आकाश के द्वारा एक दिन में होगा। तो इसका मतलब बच्चों
टोटल डेज जो है 60 और 3 63 काम को पूरा करने में अल्टरनेट डेज में 30 और 31 यानी कि 31 दिन पूरे लगे। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा बच्चों हमारा 31 दिन होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो सी ऑप्शन बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों इसको नोट करो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने आ चुका है, जो कि बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है बच्चों। तो एक बार जो है इस क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं फिर। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूं कि बोट के बारे में आपको पता है, नाव तथा धारा के चैप्टर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है। ठीक है, फिर भी मैं छोटी सी बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिएगा समझते हैं भाई। देखिए बच्चों, पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो अगर मैं बात करूं बोट की, तो बच्चों ये हमारे सामने आ गई बोट। ये हमारे सामने क्या है बच्चों? बोट, जो कि किस में है? पानी में है, वाटर में है। ठीक है, तो पानी भी बना देते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये पानी में है। ठीक है, तो बोट यानी कि बोट की चाल मान लेते हैं हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और पानी की चाल बच्चों हम मान लेते हैं W किलोमीटर प्रति घंटा। W किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो नाव है बच्चों, पानी में हम दो तरीके से चला सकते हैं। एक तरीका तो है, एक रास्ता तो है बच्चों कि हम धारा के साथ चलाएं, और एक दूसरा रास्ता क्या होगा? हम धारा के विपरीत चलाएं। ठीक है, तो मान के चलिए बच्चों, धारा की जो दिशा है हमारी वो क्या है? धारा की दिशा मान के चलो ये है हमारी धारा की दिशा। क्लियर हुई बात? तो मैं कह सकता हूं कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, अगर मैं बात करूं धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल को हम बोलते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इसको मैं डी से डिनोट कर देता हूं, डाउन स्ट्रीम यानी कि डी। तो धारा की दिशा में जो चाल होगी बच्चों, तो जाहिर सी बात है जब भी कोई नाव या फिर कोई आदमी या कोई तैराक धारा की दिशा में तैरता है तो वो थोड़ा तेज चलता है अपनी सामान्य चाल के मुकाबले। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि बोट की चाल जो भी थी अब धारा की दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल जो है जुड़ेगी, तभी वो तेज दौड़ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो B प्लस W किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी बच्चों धारा की दिशा में चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर मैं बात करूं कि अगर हम इस नाव को धारा के विपरीत चला दे, यानी कि अभी जो नाव चली हुई थी ये धारा की दिशा में चली हुई थी कि जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में नाव है। ठीक है, लेकिन इस बार अगर मैं धारा के विपरीत चलाता हूं उसको, धारा के विपरीत, तो मैं इधर लिखता हूं बच्चों धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, इसको बोलते हैं बच्चों अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। ठीक है, इसको बच्चों मैं यू से डिनोट करता हूं, यू। तो जाहिर सी बात है अब अगर धारा के विपरीत नाव चलती है तो इसका मतलब धारा की जो चाल होगी वो नाव की चाल से कम होगी। वो अलग बात है कि वो अपने सामान्य चाल से थोड़ा कम चलेगी, धीरे चलेगी, यानी कि सामान्य चाल से धीरे चलेगी। ठीक है, तो बच्चों ये बात याद रखना, हमारे जो सिलेबस में है वो हमेशा बोट की चाल पानी की चाल से ना हमेशा ज्यादा होती है। बोट की चाल हमेशा पानी की चाल से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे B माइनस W जो बनेगी, B माइनस W किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो बनेगी बच्चों ये बनेगी हमारी धारा के विपरीत चाल। क्लियर हुई बात यहां तक? धारा के विपरीत चाल। अब बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, B प्लस W को B माइनस W में जोड़ दूं, तो W से W कटेगा तो हमारे पास 2B मिलेगा, 2B। U प्लस V बटे 2 होगा, यानी कि B की जो चाल होगी, यानी कि बोट की जो चाल होगी वो क्या बनेगी? D प्लस U बटे 2 बनेगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं अब की बार मैं इसको घटा दूं, तो यहां से W की जो चाल बनेगी बच्चों वो D माइनस U बटे 2 बनेगी। क्लियर हुई बात? यानी कि ये जो B है ये है शांत जल में नाव की चाल। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों? शांत जल में नाव की चाल। और ये यहाँ पर क्या है बच्चों? पानी की चाल। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है बच्चों यहाँ पे नाव तथा धारा का। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, तो इसका मतलब
यहां पे हमें W की जो चाल दे रखी है बच्चों वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है कि नदी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। एक नाव कुल 10 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है, यानी कि अगर धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाती है तो उसको लगते हैं बच्चों 10 घंटे। तो 10 घंटों में चली गई दूरी कितनी है बच्चों? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर 10 घंटों में चली गई तो यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे क्या है? धारा के विपरीत चाल, ठीक है ना, क्योंकि दूरी बटा समय हमेशा किसको डिनोट करता है? दूरी बटा समय चाल को डिनोट करता है। और ये धारा के विपरीत चला तो धारा के विपरीत यानी कि धारा के विपरीत जो चाल बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी? B माइनस डब्ल्यू बनती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि धारा के विपरीत जो चाल बनेगी वो B माइनस डब्ल्यू बनेगी। तो B माइनस डब्ल्यू बराबर 40 बटा 10 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि W की वैल्यू हमें दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब W की वैल्यू यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 माइनस का है उधर जाके जुड़ेगा, तो बोट की चाल कितनी बनेगी? 4 और 2 6 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें नाव की चाल होगी। और यही बच्चों हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। केवल और केवल बच्चों सॉल्यूशन इतना सही था इस सवाल का, ठीक है। इसमें नाव की चाल पूछ रखा था और धारा की चाल हमें दे रखी थी और क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत चली। अब 40 किलोमीटर धारा के विपरीत चलती है कुल 10 घंटों में, तो हमारी जो चाल बनेगी धारा के विपरीत चाल B माइनस डब्ल्यू वो क्या बनेगी? 40 बटा 10 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। क्लियर हुई बात? ठीक है। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा जाके 4 में जुड़ेगा तो नाव की चाल कितनी बनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस कंसेप्ट को और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जो है आप जो है इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन बच्चों पहले इतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन आपको अगर ज्ञात है कि 2019 में और 18 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है बच्चों। और एसएससी जीडी में तो 2023 में पूछ ही रखा है, तो हो सकता है कि इस बार भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको फिर से देखने को मिले। तो आपको चीजों को समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं बजाना, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो पॉज करके जो है इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। मैं एक बार इस क्वेश्चन को जो है रफ कर देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, पढ़ो जल्दी से एक बार। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 को जो है हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया बनाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया बच्चों ए, बी और सी ने क्रम से 10,000 रुपए, 15,000 रुपए और 20,000 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष बाद ए और बी प्रत्येक ने 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपए निकाल लिए। तो व्यापार शुरू होने के 3 वर्ष बाद ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह बात तो नॉलेज हो चुकी कि जो व्यापार चला वो 3 साल तक चला। क्लियर हुई बात? चलिएगा देखते हैं किस तरीके से करना है बच्चों। तो भाई 3 पार्टनर है ए, बी और सी, ठीक है। अब ए ने और बी ने और सी ने निवेश कर दिया, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसा अपना अपना 10,000, 15,000 और 20,000। तो ए ने बच्चों 10,000 कर दिया, यानी कि 10 के लिख सकते हैं हम इसको, और बी ने कर दिया बच्चों 15,000 यानी कि 15 के, ठीक है। और सी ने जो है निवेश किया 20,000 यानी कि 20 के, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि एक वर्ष बाद ए और बी ने प्रत्येक ने 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, यानी कि ए और बी ने ठीक 1 साल बाद 5,000 रुपए और जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो 10,000 रुपए ए का हिस्सा था जो इन्वेस्टमेंट था, केवल ये 1 साल तक जो है व्यापार में पड़ा रहा, ठीक है ना। और बी का भी जो है 15,000 केवल 1 साल तक पड़ा रहा। बात समझ में आई? लेकिन उन्होंने ठीक 1 साल बाद जो है 5,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 10 तो पहले ही था बच्चों, 5,000 और हो गया, तो 15,000 रुपए टोटल जो है व्यापार में इन्वेस्टमेंट हो चुके अब। लेकिन ये 15,000 रुपए कितने साल तक रहे होंगे बच्चों? क्योंकि व्यापार 3 साल तक चला, 1 साल हो चुका खत्म, तो 2 साल और चला होगा ये 15,000 रुपए। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार बी ने भी अपने 5,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट किया, तो 15,000 पहले ही जो है व्यापार में लगे हुए थे, तो 5,000 रुपए और लगा दिए, तो 15 और 5 कितना बच्चों? 20,000। तो ये जो है व्यापार में 2 साल तक पड़ा रहा। क्लियर हुई बात? इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन में कहा गया
जबकि सी ने 10,000 रुपए निकाल लिए, जबकि सी ने 10,000 रुपए निकाल लिए। तो इसका मतलब सी के जो 20,000 थे ये केवल 1 साल तक पड़े रहे थे, लेकिन अब इसने क्या किया, 10,000 रुपए व्यापार से निकाल लिए। तो 20,000 में से 10,000 निकाल लिए, तो अब व्यापार में कितना बचा, 10,000 बचा। बात समझ में आई? और ये केवल 2 साल तक पड़ा रहा। क्लियर हुई बात? तो अब क्वेश्चन में कहा गया कि ठीक 3 साल बाद इनके जो लाभ का अनुपात होगा वो क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो शुरू करते हैं भाई। इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे बच्चों जोड़ देंगे, और इसको भी यहाँ पे बच्चों जोड़ देंगे। अब यहाँ से हमें पता लगेगा कि रेशो क्या बनेगा। देखिए बच्चों, 15 दूनी 30,000 तो ये, और 10,000 ये, तो कितना 40,000। तो यहाँ पे बच्चों 40,000 का प्रॉफिट हुआ एक तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 20 दूनी 40 और 15 कम 15 तो 55,000 हुआ। आप कहोगे सर बिल्कुल कि ये 55,000 हुआ। ठीक है, 10 दूनी 20 और 20 ही कम 20, तो 20 और 20 40,000, तो यहाँ पे आ गया 40,000। तो यहाँ पे बच्चों हमें इसी लाभ का रेशियो निकालना है, इसी लाभ का रेशियो। तो बच्चों के से के कटेगा, 5 से उड़ा दो सबको, तो 5 से काट दोगे तो 5 8 40, और 5 से काट दोगे बच्चों 11, और 5 से काट दोगे बच्चों 8। तो इसका मतलब 3 साल बाद ए बी सी के लाभ का जो अनुपात बनेगा वो 8:11:8 बनेगा। ये जो है इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, आपका जो आंसर होगा बच्चों वो सी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके सामने आ चुका है, जो कि नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी रूल का एक छोटा सा टॉपिक होता है बच्चों, उसका क्वेश्चन है। तो जिसको डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चनों में कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जो है नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है बच्चों यूट्यूब चैनल पर, उस पर जाकर आप डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन को, और डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो सारी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हो। फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में, इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं होने वाला। ठीक है, चलिएगा तो क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या, अब 5 अंकीय संख्या कौन सी है, 7 2 5, और यहां पे बच्चों x दे रखा 3, कह रहा कि ये संख्या है ना 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो x का मान क्या हो सकता है, x का मान बच्चों क्या हो सकता है? तो समझिए बच्चों, देखिए मैं आपको बता चुका पहले ही, मैंने नंबर सिस्टम में जो कंटेंट पढ़ा है उसमें समझाया था कि एक डिजिटल सम कंसेप्ट होता है, डिजिटल सम का कंसेप्ट होता है। और जो डिजिटल सम का कंसेप्ट होता है बच्चों, वो 9 के केस में और 3 के केस में ये हम अधिकतर अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी संख्या का डिजिटल सम 9 बन जाता है वो संख्या हमेशा 9 से कटेगी, और जो संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगी तो वो 3 से अपना आप ही डिवाइड होगी। बात समझ में आई? चलिएगा, तो अगर बच्चों मैं यहां पर बात करूं कि ये जो 5 अंकों की संख्या है, इसमें x की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, x की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में न्यूनतम मान ही पूछ रखा है। अगर न्यूनतम मान पूछ रखा है तो बेटा 0 से शुरू करेंगे, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से, क्योंकि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को या किसी भी छोटी से छोटी संख्या को लिखने के लिए हम जो है कुल जो है 10 अंकों का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक टोटल जो अंक है वो 10 है। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एक अंक यहाँ पे भरा जाएगा, और ऑप्शन बच्चों आपके पास 1 है, 6 है, 0 है, 3 है। ठीक है, चलिएगा आप मुझे बताइए, 9 के लिए हमें डिजिटल सम का काम करना है, और डिजिटल सम कहता है कि अगर किसी संख्या में 9 दिखाई दे या फिर 9 बन जाता हो तो उसको इग्नोर कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या में 9 तो हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन 7 और 2 9 बनता नजर आया। तो 5 और 3 8, तो यहां पे बच्चों बना 8। तो 8 में बच्चों में छोटी से छोटी संख्या ऐसी क्या जोड़ दूं कि डिजिटल सम बच्चों 9 बन जाए। डिजिटल सम क्या बन जाए बच्चों? 9 बन जाए, क्योंकि किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर 9 बनता है तो वो तभी 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हमें देखना है कि न्यूनतम क्या जोड़ा जाए। तो 8 में बच्चों 0 जोड़ूंगा तो 9 बनेगा नहीं, तो 8 में मुझे मिनिमम क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों? 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस x की जो वैल्यू होगी बच्चों वो न्यूनतम क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, केवल इतना ही काम करके आपको निकल जाना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जो है आप जो है बढ़िया तरीके से इनको रिवाइज करो, बार बार जो है वीडियो को देखकर हर चीज को
कंसेप्चुअली समझने का प्रयास करना। कोई भी चीज रटने वाली नहीं होती, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी रटा भी नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट को आपको समझना है। डाटा चेंज होकर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बदल कर आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट बच्चों हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान देना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को ना 3 बार करोगे ना, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई चीज उसमें देखने को मिलेगी। हालांकि आपका जो है क्वेश्चन करने का नजरिया भी बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है गणित की। प्रैक्टिस के बिना गणित जो है अधूरा है एकदम से। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे फिर। तब तक के लिए जो है आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।